Jai Hind, my champions. Hope you all are doing well. And this is your English mentor, Sagar sir. And today's topic is of syntax. तो आज हम लोग syntax पढ़ने वाले हैं बच्चों. तो syntax क्या होता है और syntax में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में आपसे डिस्कस करते है मेरे बच्चा. तो कनेक्ट हो जाइए सभी लोग भैया. देखते हैं सबसे पहले ये जो सिंटैक्स नाम की चीज है, ये सिंटैक्स एक्चुअल में ये सिंटैक्स जो है होता क्या है, पहले इसको डिस्कस करते हैं. तो सिंटैक्स में होता क्या है कि एक वाक्य में ग्रामर की दृष्टिकोण से ग्रामर के दृष्टिकोण से कुछ त्रुटियां होती हैं जिन्हें सही करके वाक्य शुद्ध बनाना होता है. तो बेटा आपको सिंटैक्स समझ में आया होगा कि सिंटैक्स क्या होता है. तो इसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें ग्रामेटिकल एरर होगा और उस ग्रामेटिकल एरर को क्या करना होता है, सही करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है जिसका एकदम सही अर्थ हो. तो एक्चुअली ये सिंटैक्स में हम लोग कैसे क्या पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करते हैं. तो हम इसमें कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं. तो अब बात आती है बेटा कि पीवाईक्यूज होता क्या है. तो पीवाईक्यूज मींस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो विगत वर्षों में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही केवल डिस्कस नहीं करेंगे कि मैंने आपको आंसर बता दिया, आपने आंसर समझ लिया बस. इसमें हम उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट रूल्स हो सकते हैं उन रूल्स को भी आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना. तो पीवाईक्यूज को हम कॉन्सेप्ट और रूल्स के साथ में डिस्कस करेंगे. ऐसा नहीं कि मतलब केवल आपको मैंने आंसर बता दिया और आपने आंसर लिख लिया बस. तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको रखा गया है भैया इस स्लाइड्स में, वो सब पीवाईक्यूज हैं, 2023 और 24 में आने वाले प्रश्न हैं. ठीक, तो आ जाते हैं हम भैया हम अपने क्वेश्चंस पे. और यहाँ पर आपको इंग्लिश जैसा कि पता है कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरा नाम यहाँ पर ये लिखा हुआ है सागर सर, है ना. तो भैया मेरा नाम सागर सर है, आप लोग जानते हैं. और फिर इसके बाद में यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन, सिंटैक्स का क्वेश्चन. तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये 3 क्वेश्चन इस स्लाइड में लिखे हुए हैं. तो यहाँ पर ये जो हमारा लिखा है क्वेश्चन, ही सीनियर देन मी. तो बेटा अब ये सेंटेंस पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें ग्रामर एरर है. तो अब वो एरर कहाँ है, पहले इसको हम पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि एरर कहाँ है, फिर उसको हम फिर सही करते हैं. तो क्वेश्चन कुछ यूं है कि ही इज सीनियर देन मी. अब हमें इसमें एरर को सही करना है. तो ही अपने आप में सही है, इज भी सही है. क्यों? क्योंकि ही अपने आप में यहाँ पर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ में ये जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से अपने साथ में एसएचवी ले रहा है, जो कि सही है. सीनियर कौन है? यही ही है. तो ये ही की विशेषता है अपने आप में. और किसी व्यक्ति से तुलना की जा रही है कि ये मुझसे जो है ज्यादा सीनियर है. तो एक चीज आप समझिएगा, अगर आपके सामने कोई एडजेक्टिव दिया गया है और उस एडजेक्टिव के लास्ट में IOR आ रहा है. क्या आ रहा है? IOR. मतलब कोई एडजेक्टिव है और उसके लास्ट में आपको देखने को क्या मिल रहा है? IOR. तो एक चीज समझिएगा, जब ऐसे एडजेक्टिव आते हैं तो ये अपने आप में पॉजिटिव डिग्री में भी वैसे ही यूज होते हैं और कंपैरेटिव डिग्री में भी वैसे ही यूज होते हैं.
तो अब आप समझेंगे कि पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री। तो आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा होगा एडजेक्टिव में, तो जो एडजेक्टिव होती है वो भी 3 डिग्री में यूज होती है, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो जब ये कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज होता है IOR वाला वर्ड, तो इसके बाद में हम देन वर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो यूज किसका करेंगे, तो यहाँ पर इसके बाद में टू यूज होता है, और टू अपने आप में एक प्रीपोजिशन होता है जो कि अपने बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लेता है। तो कहने का मतलब जब यहाँ पर IOR शब्द के बाद में हम देन को हटाएंगे तो टू लग जाएगा, और टू के बाद जो कुछ भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और ऑब्जेक्टिव केस में आने वाला जो वर्ड होता है या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। कहने का मतलब दो ही चीजें ऑब्जेक्टिव केस में हो सकती हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। नाउन को तो हम मान के चलेंगे अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो उसको हम मान के चलेंगे ही ऑब्जेक्टिव केस में है, अगर प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है प्रीपोजिशन के बाद में तो उसको ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कहां पर क्या एरर है। तो अब एक चीज आपको अभी मैंने इस कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया कि जब कभी भी कोई ऐसा वर्ड दिया गया है जिसके लास्ट में IOR आया है और वो कंपैरेटिव डिग्री के रूप में यूज हुआ है, तो वहां पर क्या करेंगे, हम देन को हटा करके ये जो देन शब्द है इसको हटा देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, और उसके बाद में हमको देखना है जो वर्ड दिया गया है क्या वो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहाँ पर आप टू के बाद में जो मी देख रहे हैं वो अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसको हमको और ज्यादा ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करने की जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब अगर इसका आंसर देखें तो क्या हो जाएगा, ही इज सीनियर टू मी। तो इसका जो सही आंसर होगा बेटा ये होगा। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और आप लोग अपने साथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, जो भी कॉन्सेप्ट हैं क्वेश्चंस के उनको भी साथ में लिखते चलिए, और क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग बनाते रहिए साथ में, ठीक है बेटा। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा बेटा। तो हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पे, हिज स्पेक्टिकल्स इज न्यू। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या ये सेंटेंस सही है या गलत। तो भाई गलत है। अब यहाँ पर कैसे समझे कि गलत क्या है, यहाँ पर कोई इंसान है जिसके स्पेक्टिकल्स की बात हो रही है और वो नया है, तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि जो यहाँ पर इज लगा है क्या वो सही है या गलत है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ऐसी चीजें जो पेयर में पाई जाती हैं उनको हमेशा हम जो है प्लूरल मान के चलते हैं और उनके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। जैसे स्पेक्टिकल्स, पैंट्स, शर्ट्स, है ना, टी शर्ट्स, है ना, गॉगल्स, ऑप्टिकल्स, मार्क्स हो गया और आर्म्स हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके साथ में हमेशा PHV लगता है, मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो कहने का मतलब अगर ये सारे वर्ड्स आएंगे तो इनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को नहीं मिलेगी, इनके साथ में हमेशा PHV लगाएंगे। तो एक चीज समझ में आ गया, यहाँ पर हमको R लगाना पड़ेगा, इज यहाँ पर नहीं लगेगा बेटा। तो यहाँ पर इज को हमको नहीं लगाना, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा बेटा, तो यहाँ पर आंसर इसका बनेगा हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू, ना कि इसका जो आंसर होगा वहां पर इज लगा होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना कि जो चीजें पेयर्स में है, जैसे स्पेक्टिकल्स क्या है, तो देखो मैंने स्पेक्टिकल्स जो पहना हुआ है या फिर ये जो ऑप्टिकल्स मैंने पहना हुआ है ये पेयर में है, इसमें कोई एक शीशा नहीं है, दो है ना। तो इसका मतलब दो चीजें, और पैंट्स भी अगर हम पहनते हैं तो वो पेयर में होती है, शर्ट्स भी पेयर होती हैं क्योंकि उसके दो बाहें होती हैं। तो ऐसी चीजों को हम हमेशा प्लूरल मान के चलते हैं और इनके साथ में PHV ही लगाते हैं, है ना। तो आप लोगों ने नाउन पढ़ा होगा तो उसमें ये सारी चीजें आपको बताई गई होंगी। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम लोग एक खतरनाक क्वेश्चन पे कि यहाँ पर दिया गया है इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम। अब यहाँ पर बेटा ये जो क्वेश्चन दिया गया है कंडीशनल सेंटेंस का है
और कंडीशनल सेंटेंस अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि एक चीज आप ध्यान रखिए, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें एक कंडीशन होती है और उसका एक रिजल्ट होता है, ठीक। और वो कंडीशन जो है वो कभी भी फ्यूचर में नहीं रखी जाती है ना। तो कंडीशन हमेशा जो होता है या तो प्रेजेंट में होती है या तो पास्ट में। तो कहने का मतलब जो पहला सेंटेंस यहां पर दिया गया है, कह रहा है इफ ही विल कम, अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो कंडीशन क्या है कि मेरे पास आना, और फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो यहां पर हमने एक चीज बताया कि जो कंडीशन होती है वो कभी फ्यूचर में नहीं होती। तो कंडीशन इज नॉट इन फ्यूचर। तो एक चीज ध्यान रखना है कि कंडीशन कभी फ्यूचर में नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो कंडीशन या तो पास्ट में होगी, है ना, या तो जो है वो प्रेजेंट में होगी। तो कहने का मतलब पहले वाले सेंटेंस को हमको प्रेजेंट बनाना होगा। तो यहां से हमको विल को हटा देना है, अब यहाँ पे इसको प्रेजेंट बनाएंगे तो ही कम्स हो जाएगा बच्चों। अब यहां पर इसको अगर हम सही करें तो इसका सही आंसर क्या बनेगा बेटा, इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम। तो इसका राइट आंसर बेटा ये हो जाएगा। तो आपको ये 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी मैंने डिस्कस किए कि अगर ऐसा कभी आपको देखने को मिलता है किसी क्वेश्चंस में तो आपको आंसर ऐसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन तो देख रहे हैं लेकिन उसके साथ में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कभी कॉन्सेप्ट पे अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप उसको डील कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर कुछ आपको नोट डाउन करना है इसमें से तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे वाली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, ठीक। तो आगे वाली स्लाइड में ये 3 क्वेश्चन और आपके सामने है। अब इनको हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट है और क्या रूल लगा हुआ है। तो आगे यहाँ पर दिया गया है 5 sheep आर ग्रेजिंग, है ना, जो 5 भेड़े हैं वो चर रही है, ठीक। अब वो क्या चर रही है, अब घास और चर रही होंगी भाई, घास के अलावा और क्या चरेंगी। तो अभी इस क्वेश्चन में पहली बात तो यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगना चाहिए, जो कि है ना, फुल स्टॉप नहीं लगा है तो ये फुल स्टॉप यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये फुल स्टॉप होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि क्या दिक्कत है इसमें, क्या परेशानी आ गई। तो आपको मैं कुछ वर्ड्स बता रहा हूं जिनका सिंगुलर भी वही होता है प्लूरल भी। तो जैसे एक वर्ड है डियर और एक है सीप। मैं आपको ऐसे कुछ कुछ वर्ड बता रहा हूं, ठीक है। अभी मैं बहुत सारा डिटेल में नहीं बता रहा। तो ये वर्ड को आप ध्यान रखना, ये इनका जो सिंगुलर होता है वो भी वही होता है और प्लूरल भी वही होता है, ठीक। आपको देखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुए हैं ये। तो अगर यहाँ पर 5 कहा जा रहा है तो इसको प्लूरल ही मान के चलेंगे। अगर इसका प्लूरल भी तो कहा जा रहा है सीपी होता है। तो कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, अगर ये सिंगुलर के फॉर्म में यूज हुए हैं तो इनके लिए हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर प्लूरल के सेंस में यूज हुए हैं तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हम जो है यूज करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ देखना है हमको कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो अब यहाँ पे जो 5 सीप्स दिया गया है, तो 5 तो अपने आप में 5 पहले से ही है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज आपने पढ़ा कि सीप के साथ में कभी भी एस ओस नहीं लगाते हैं भैया, है ना, क्योंकि सीप अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी। तो यहाँ पर हम इसको पहले से ही प्लूरल मान के चल रहे हैं। और जब ये प्लूरल हो ही गया है, प्लूरल सब्जेक्ट हो ही गया है, तो प्लूरल वर्ब भी लगेगी। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब क्या है, आर अपने आप में सही है और कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से ग्रेजिंग अपने साथ जो लिया हुआ है वो सही है। तो इसमें हमको कोई इससे ऐतराज नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरीके से इसका आंसर बनेगा। और आंसर मैं यहाँ पर एकदम क्लियरली लिख दे रहा हूं। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा, तो आंसर बच्चों इसका बनेगा, अल्लाह नल्ला बच्चों, तो इसका आंसर बनेगा क्या, 5 sheep आर ग्रेजिंग। और डोंट फॉरगेट टू पुट द फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, है ना। तो यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना नहीं, तब भी गलत माना जाएगा, ठीक है। तो पंक्चुएशन साइन भी आपको ध्यान रखना है कि कहां पर यूज होता है कहां पर नहीं यूज होता है, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब आगे चलते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपके चौथे क्वेश्चन के लिए था कि जो ये शब्द हैं ये सिंगुलर में भी वैसे होते हैं और प्लूरल में भी वैसे होते हैं। अब
यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो 5वां है बेटा, थोड़ा ये क्वेश्चन जो है प्रीपोजिशन का है। तो प्रीपोजिशन में ही एक टॉपिक होता है फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि वो अपने साथ में फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। वो अब क्यों लेते हैं उसका कोई रीजन नहीं होता, इनको रट्टा मारना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप पढ़ते हैं क्या दिक्कत है, आई के साथ एम लगा है, कोनो दिक्कत नहीं बा बच्चा, कोनो दिक्कत नहीं है बेटवा, कोनो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ टायर्ड इन लिखा है, फिर उसके बाद डूइंग दिस। अब यहाँ पर अब फॉल्ट कहां पर है, गलती कहां पर है, एरर कहां पर है, उस एरर को हमको बच्चा सही करना है। तो अब देखते हैं गलती कहां पर है। तो ये जो टायर्ड वर्ड होता है ना बेटा, ये अपने साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन इसके साथ में एक प्रीपोजिशन है जो कि फिक्स है। वो प्रीपोजिशन कौन सा है, इसके साथ में फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, टायर्ड ऑफ, ना कि इन। तो यहां पर भैया इन ना लगा करके ऑफ लगेगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे गुड है, गुड एक वर्ड है, वो अपने साथ में हमेशा एट लेता है, क्या लेता है, एट। और ऐसे ही एक वर्ड है इंजूरियस, है ना, इन सॉरी थोड़ा गलत लिख उठा। तो एक वर्ड है इंजूरियस, इंजूरियस के साथ में बेटा टू लगता है। तो ऐसे ये कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ में हमको रट्टा मारना पड़ेगा कि ये प्रीपोजिशन लगता है, जिनको हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन बोलते हैं, है ना। वो बार बार इमेंस प्रैक्टिस से आपका वो मजबूत हो पाएगा। तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन की भी मैं क्लास लेकर आऊंगा, आपके साथ में शेयर करूंगा। तो यहाँ पर अगर इसका हम राइट आंसर देखें तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि फुल स्टॉप लगा दीजिएगा, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट भी हम लोग साथ में डिस्कस करते चल रहे हैं, ताकि आपको केवल आंसर ना पता चले, उसके साथ में रीजन भी पता चल जाए कि क्यों ये क्वेश्चन में ये यहाँ गलती थी और क्यों इसको सही करना पड़ा, है कि नहीं। हमको रीजन तो पता होना चाहिए ना कि क्यों गलत है, क्या है, दुनिया भर की चीजें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं ना। तो यहां पर दिया गया है डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर, है ना। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो असम्मान होता है उससे बढ़िया जो है मृत्यु है ना। अब एक चीज आप समझिए कि यहां पर एक वर्ड दिया गया है प्रेफरेबल। ये वर्ड ऐसा है, याद कर लो बेटा, याद कर लो इसको तुम, कि प्रेफरेबल वर्ड जहां पर भी आएगा वो अपने साथ में देन ना लेकर के टू चिपका लेगा अपने साथ में, है ना। एक तरीके से फिक्स्ड प्रीपोजिशन मान के चलो कि इसके साथ में हम प्रेफरेबल के साथ में टू ही लगाएंगे, है ना। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि जो प्रेफरेबल वर्ड है, प्रेफरेबल, इसके साथ में हमेशा टू लगाएं बेटा, टू। और जब टू लग गया तो एक चीज ध्यान रखना है कि ये हम इसको ऑब्जेक्टिव केस मान के चलेंगे, क्योंकि जब भी प्रीपोजिशन आएगा, अगर कोई भी प्रीपोजिशन आपके सामने प्रकट हो जाता है तो उसके बाद में चाहे प्रोनाउन आए, चाहे नाउन आए, उसको हम क्या मान के चलेंगे, ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे मेरे बच्चे, है ना। तो हल्के में मत लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या लेवल है इनका, ठीक है। और ये 2023 और 24 में आए हुए सारे प्रश्न है बेटा, है ना। तो हल्के में नहीं लेना है, एकदम जमकर बढ़िया कॉपी और पेन लेकर बैठिए और इसको एकदम दबदबा बना के लिखिए, है ना। कॉन्सेप्ट भी लिखते चलिए, ठीक है। फिर मैं एकदम मजे के साथ में चीजें आपको समझ में आएंगी। और ऐसे ही सिंटेक्स के और भी सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ में साझा करूंगा। तो कुछ आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे, है ना, इन वीडियोस में, तो वो भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा, है ना। उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, और जो है और भी अतिरिक्त कॉन्सेप्ट से रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ भैया क्वेश्चंस थे, है ना, जिसके आंसर हम लोगों ने बनाए, ठीक है। तो अब बेटा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हमारा टाइम हो गया है नेक्स्ट स्लाइड पे चलने का, तो भैया नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में भैया ये हमारे सामने 7, 8, 9 ये 3 क्वेश्चन और हैं। अब इसमें हमको देखना है कि कहां पर क्या दिक्कत है, कहां पर क्या फॉल्ट है, और उसके साथ में हम कॉन्सेप्ट एंड रूल्स को भी डिस्कस करते चलते हैं मेरे बच्चों, है कि नहीं, है ना दोस्तों। हाँ, यस माय डियर रसगुल्लास एंड रसगुल्लीज,
ओ नो 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 नो, में से मेरे मुंह से क्या निकल गया जी? रसगुल्ली क्या होता है जी? रसगुल्ला होता है। तो यहां पर कह रहा है प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू इंटर द हाउस। तो कह रहा है भैया घरवा में घुसने से पहले ना दरवाजा पे खटखटा दिया करिए, है ना। तो अब यहां पर डोर पे खटखटा रहे हैं भैया, तो नोक एक ऐसा वर्ड है ना जो अपने साथ में ऑन ना लेकर के एट ले लेता है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो नोक वर्ड है ना भैया, नोक इसका मतलब होता है खटखटाना, और ये लेता क्या है? एट। तो इसके साथ में कभी भी ऑन नहीं लगाना है। अगर कभी भी आपके सामने सिंटेक्स का क्वेश्चन कोई देखने को मिलता है, अगर उसमें आपको नोक वर्ड दिखता है तो उसके साथ में आपको एट लगाना है, ना कि ऑन। तो बच्चा समझ में आ गया क्या? है ना। तो अब कहां पर क्या दिक्कत है, ये 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। 8वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 8वां क्वेश्चन दिया गया हिज हेयर्स आर ब्लैक। तो आप थोड़ा गलती बताइए कि इसमें क्या है, क्या गलती है, बता दीजिए भैया क्या गलती है। मुझे तो गलती समझ में आ गया है, लेकिन आप तो बता दीजिए गलती कहां पर है। तो बेटा ये जो हेयर होता है ना, हेयर में एस लगाने की जरूरत नहीं होती। जो हेयर वर्ड है, हेयर वर्ड है, सॉरी हर लिख दिया मैंने, हर हर लिख दिया। तो यहाँ ए भैया ये क्या हो रहा है? जो ये हेयर वर्ड है, हेयर को हम खुद ही प्लूरल नाउन मानकर चलते हैं और इसके साथ में पीएचवी लगाते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर हेयर में एस लगाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर जब हेयर से एस हटा दिया तो ये अपने आप में खुद ही प्लूरल है और आर अपने आप में सही है, और उसके बाल काले हैं तो ये अपने आप में विशेषता हो गई, कोनो दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर है वो क्या बनेगा कि हिज हेयर आर ब्लैक, क्या हो जाएगा? और यहाँ पे भैया फुल स्टॉप भी लगा देंगे। और हाँ, क्या कह रहे हो कि 7वें प्रश्न का आपने आंसर नहीं लिखा? तो बेटा मैं लिख देता हूं ना, आपको मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ही है। अब यहाँ पे इसका आंसर भी लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्लीज, सॉरी 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 सॉरी, तो एक मिनट, तो प्लीज, है ना, नोक एट द डोर, कॉमा, फिर उसके आगे जो भी सेंटेंस दिया गया है उसको बिफोर वाले से पूरा छाप देना है, ठीक है। तो कुछ चीजें जो उसको लिखना है उसको आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। तो अब यहाँ पर हम 9th वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि ये जो 9th वाला क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या दिया गया है भैया। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, मैथमेटिक्स को हम प्लूरल मान के चलेंगे या सिंगुलर मान के चलेंगे? तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जितने भी नेम ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, जितने भी नेम ऑफ सब्जेक्ट होते हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट मतलब विषय के नाम, इनको हमेशा सिंगुलर मान के चलते हैं, है ना। इनको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मान के चलते हैं, और इनको साथ में हमेशा एसएचवी। ये दिखने में तो प्लूरल दिखेंगे, ये दिखने में तो प्लूरल दिखेंगे, लेकिन ये होते एक्चुअली एक सब्जेक्ट की बात हो रही है तो उसको एक ही मान के चलेंगे, तो इसके साथ में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या भैया क्या दिक्कत आ गई है। मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट, क्या ये सेंटेंस में कोनो गलती है या फिर ये सेंटेंस पूर्णतया सही है? तो मैथमेटिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ही, और इसके साथ में इज भी अपने आप में सिंगुलर एसएचवी लगा है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो कोनो दिक्कत नहीं है। और एक सब्जेक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है एक नाउन हुआ, है ना, और सिंगुलर नाउन होने की वजह से इसने अपने आप पहले एक एडजेक्टिव टफ लिया हुआ है, और यहाँ सिंगुलर नाउन के लिए ही आ यूज हुआ है। तो कहने का मतलब ये सेंटेंस पूर्णतया सही है, इसमें हमको कोई सही करने की जरूरत नहीं है। तो ये सेंटेंस भैया जो दिया गया है ये ऑलरेडी करेक्ट है, इसमें कोई भी चीज हमको सही करने की जरूरत नहीं है, ये पूर्णतया पहले से ही सही है मेरे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग को अगर कोई डाउट होता है बेटा किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप लोग करेंगे क्या, कमेंट में उस डाउट को लिख देंगे, तो हम लोग नहीं, मैं ही क्लियर कर दूंगा आपको कि कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना। तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट
स्लाइड पे, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं, है ना। तो एक्चुअली मैंने 12 क्वेश्चन ही आपके लिए डिजाइन किया हुआ था पीवाईक्यू से छाट करके, है ना, जो आपके 2023 और 24 में आए हुए हैं। तो इनके क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं, और फिर उसके बाद में आंसर बनाते हैं, है कि नहीं बेटा, है कि नहीं। तो एकदम अपना जज्बा कायम रखिए यार, एकदम सुस्त नहीं, एकदम मस्त होकर के बढ़िया अपने स्टडी टेबल के पास बैठ जाइए और कॉफी वॉफी एक आध में ले लीजिए बढ़िया एकदम, पॉपकॉर्न वगैरह, और कॉपी और नोटबुक वगैरह जो भी किताब उताब है बढ़िया पेन ऑन लेकर बैठिए एकदम चौचके, और बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व करिए और कॉन्सेप्ट भी लिखते चलिए, क्योंकि अगर आपको इन कॉन्सेप्ट पर कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप लोग उस क्वेश्चन को फोड़ दो, पोस्टमार्टम कर दो, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम चौड़े से सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को भैया। तो यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को 3 क्वेश्चंस को और देखते हैं और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी बेटा ये जो आपका 10वां क्वेश्चन है, अभी इस 10वें क्वेश्चन से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने पीछे डिस्कस किया है पिछली स्लाइड्स में, तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर बेटा, आंसर बनाएंगे, ठीक है। मैं वेट कर लेता हूं आपके आंसर का, फिर मैं बताता हूं आंसर मेरे बच्चों, है ना। तो मैं आपको देता हूं 5 सेकंड का टाइम, और इसका आप लोग बना लो बेटा आंसर, क्या बना लो, आंसर बना लो बेटा, है ना। आई होप आंसर बन गया होगा, क्योंकि पिछली स्लाइड्स में आपने इसका आंसर देखा ही था मेरे बच्चों। तो क्या आंसर बनेगा, कि अभी मैं बता रहा था कि जो प्रेफरेबल होता है वो अपने साथ में क्या देन वर्ड नहीं लेता, देन नहीं लेता तो फिर क्या लेता है जी, तो यहां पर लेता है ये टू, और टू जब है तो इसके बाद में ये जो टी आ रहा है ना, इसका हम मान के चलेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और नाउन में हम देखेंगे कि किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है और उसी कॉन्टेक्स्ट के आधार से उनको हम मान लेते हैं। अगर यही टी अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता तो इसको हम सब्जेक्टिव केस मान लेते हैं। अब एक्चुअली प्रीपोजिशन के बाद आ रही है जी, तो इसीलिए इसको हम क्या मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे बउआ, इसको मान के चलेंगे ऑब्जेक्टिव केस, है कि नहीं बच्चा, है ना। तो प्रेफरेबल का वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया ही था, अभी प्रेफरेबल का कॉन्सेप्ट इधर फिर से मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं। तो मेरे बच्चों अभी चलते हैं हम लोग इस खतरनाक क्वेश्चन पे, लेकिन इस खतरनाक क्वेश्चन पे चलने से पहले अपन इसका आंसर भी लिख देता है इधर। क्या हो जाता है, मिल्क इज प्रेफरेबल प्रेफरेबल टू टी, टू टी नहीं जी, टू और ये टू अलग है, टी अलग है, ई है टू, प्रीपोजिशन हुई टी है, चाय जिसको हम लोग पी लेते हैं, है ना, एकदम बढ़िया से मजेदार वाला टी, कड़क चाय जिसको कहते हैं, है ना बेटा। तो आ जाते हैं हम लोग एकदम भौकाल के साथ में, एकदम भौकाल मचाते हुए 11वें वाले प्रश्न पर, और इसका देखते हैं भौकाल वाला उत्तर क्या होगा। अरे मेरे बच्चों इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट पिछुआ हमने डिस्कस किया है, तो आप लोग इसका आंसर बनाइएगा जी, है ना। तो आंसर बनाइए पहले, फिर उसके बाद में हम लोग खोलते हैं इसका आंसर, है ना, पोस्टमार्टम करते हैं इस क्वेश्चन का, है कि नहीं जी। तो हमको उम्मीद है कि आपने इसका पोस्टमार्टम कर लिया होगा। तो अभी हमने बताया कि ये जो जूनियर वर्ड है, जब ऐसे कुछ वर्ड्स आपको देखने को मिल जाए जिनमें IOR आया हो अंत में, तो वो पॉजिटिव डिग्री में भी वैसे यूज होते हैं और कंपैरेटिव डिग्री में भी वैसे यूज होते हैं। जब यही वर्ड कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है तो ये अपने बाद में करता क्या है बच्चा, टू ले लेता है, ना कि दैन। तो कहने का मतलब यहाँ पर रमेश एक व्यक्ति का नाम है तो इसके साथ में इज जच जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब रमेशो सही है, इजो सही है, और जूनियर भी सही है भैया, क्योंकि इसी रमेश के लिए जूनियर शब्द यूज हुआ है। अब क्या कह रहे हो, हिंदी बता दो जूनियर की, अरे भैया जूनियर इंग्लिशिया को इंग्लिशिया में पढ़ लो, हिंदी ज्यादा जानने का प्रयास मत करो बउआ लोग। और ये जो दैन है ना, ये दैन को कह दो ऐसा है बचवा, तुम यहाँ से हट लो और यहाँ पे जूनियर के साथ में लगा दो टू, और उसके बाद में महेश, महेश जो है भैया, अब क्या होगा, टू के बाद आ रहा है तो इसको हम ऑब्जेक्टिव केस मान के चलेंगे। और यहाँ पर देखिए नाम आ रहा है, इसको सब्जेक्टिव केस मान के चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैटर करता है कि किस तरीके से यूज हुआ है। तो अगर ये भैया आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में तो इसको सब्जेक्टिव केस मानेंगे ना उनको, अगर प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस मानेंगे, किसी वर्ब के बाद आ रहा है तब भी उसको हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, बताओ बताओ बताओ। अगर किसी वर्ब के बाद आ रहा है कोई नाउन या प्रोनाउन तब उसको भी हम लोग क्या मानते हैं,
ऑब्जेक्टिव मानते हैं। अगर सब्जेक्टिव केस में दिया है तो उसको ऑब्जेक्ट बनाइए मेरे दोस्त, ठीक है। तो समझ गए होगे क्यों इसको, इसका कॉन्सेप्ट मैं क्यों नहीं डिस्कस कर रहा, क्योंकि पीछे वाली स्लाइड्स में मैंने डिस्कस किया तो उसको आप लोग लिखे हैं, है ना। तो ये इसका आंसर हमने बना दिया, और अब यहां पर इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना इसका आंसर। रमेश, ओ बेटा रमेश इज जूनियर टू महेश। अब देखो बेटा यहां पर एक आपको पंक्चुएशन का भी मैं रूल समझा दूं। अगर किसी इंसान का नाम हो, अगर किसी प्लेस का नाम आ जाए ना, उसको हमेशा कैपिटल में लिखिएगा, नहीं तो उसमें आप मजाक कर दें स्मॉल में लिख करके, ठीक है। और नाम को हमेशा कैपिटल में लिखिए, ठीक है। मजा मत लेने लगिए, ठीक है मेरे बच्चों। तो अब आ जाते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग 12वें क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना। अब बेटा यहां पर दिया गया है देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। अब कोई स्कूल है, ये कोई स्कूल है, और उस स्कूल में बेटा है क्या, बहुत सारी लड़कियां हैं। अब बहुत सारी लड़कियां हैं तो यहां पर एक चीज आप कहेंगे, जो एम लगा है वो अपने आप में एक यूजलेस वर्ड हो गया। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ना हमें। अब बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब हम देयर के अकॉर्डिंग लगाएंगे या फिर यहां पर जिन गर्ल्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है उनके अकॉर्डिंग। तो देयर के साथ में कंडीशन क्या है, हम कभी भी देयर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। जो देयर के बाद और हेल्पिंग वर्ब के बाद दिया गया होता है उसको हम सब्जेक्ट मानकर चलते हैं। तो यहां पर गर्ल्स अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन होने की वजह से ये क्या कर लेगा बेटा, यहां पर आर ले लेगा। क्या कर लेगा, आर ले लेगा, ठीक है। तो यहां पर इसका जब आंसर हम लोग बनाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। समझ में आया क्या। तो ये इस तरीके से हमने आज सिंटैक्स में आए हुए विगत वर्षों में कुछ पीवाईक्यूज को डिस्कस किया, और उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया बेटा, है ना। तो अभी ऐसे ही कल हम लोग कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए डिजाइन करके लाएंगे जो सिंटैक्स में ही पूछा गया होगा, है ना। तो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो भैया आप लोग के हम बड़े बड़े कृतज्ञ हैं, आपने हमारी वीडियो को देखा, इसलिए आपको मैं एक सेंटेंस बोल देता हूं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब एक चीज आपको मैं यहां पर भी बता देता हूं, इस सेंटेंस में हम आपको बोला कि थैंक्स फॉर वॉचिंग, भैया आपने वीडियो देखा तो उसके लिए आपको मैं थैंक यू बोल दे रहा हूं। अब एक चीज आप देखिए, यहां पर जो फॉर है वो यहां पर अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, और एक चीज ध्यान रखिए, फॉर जो है अपने आप में कभी कभी कंजंक्शन का भी रोल प्ले करता है, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब फॉर प्रीपोजिशन होने की वजह से ये हो गया अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस। और अभी आपने पढ़ा क्या कि जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। तो भैया वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी नाउन के रूप में यूज होती है। तो जब वर्ब की आईएनजी नाउन के रूप में यूज होती है तो क्या भैया, तो इसको हम लोग कह देते हैं जीरन नाउन। क्या कह देते हैं, जीरन नाउन। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन के रूप में प्रयुक्त होती है तो उसको जीरन नाउन कह दिया जाता है। तो हम लोगों ने भैया जो लास्ट स्लाइड है उसमें भी जो थैंक्स फॉर वॉचिंग लिखा था उसमें भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया, है ना। अब यहाँ पे ये जो थैंक्स फॉर वॉचिंग है, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या ये एक सेंटेंस है या फ्रेज है या क्लॉज है। थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाइए ना, अपनी बुद्धि यूज करिए ना बेटा। और एक चीज भैया देखिए, आपको ये क्लास प्रोवाइड करने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। क्वेश्चन पीवाईक्यूज छाटा जाता है, फिर उसको अरेंज किया जाता है, फिर पीपीटी तैयार होती है, फिर उसके बाद में आपके सामने टीचर प्रेजेंट होता है। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है बेटा,
ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आप हमारे ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे हैं अपना। तो एक बहुत ही इजी काम है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है बेटा। तो आप लोग क्या कर दीजिएगा, आप वीडियो देख ही लिए हैं तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को, है ना। जो भी वीडियो देखिए कैरियर एकेडमिक कुंडा पे भैया, अगर बढ़िया से सारी सब्जेक्ट की वीडियो आ रही है तो आपको अगर पसंद आए वीडियो तो बढ़िया एकदम भौकाल के साथ लाइक कर दिया करो बेटा, क्योंकि आप क्लास देने में जो टीचर होता है बड़ी मेहनत करता है बेटा। और उसके बाद में क्या करें, अगर आपको अच्छा समझ में आया है बेटा, अगर बढ़िया मजा आया है तो क्या करें, इस लेक्चर को अपने अन्य मित्रों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, जो भी पढ़ रहे हैं उनके साथ में एकदम भौकाल के साथ में शेयर कर दो मेरे बच्चा। और एक चीज तो और नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा भैया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, है ना। और आपको इसमें जितने भी टीचर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और इंग्लिश, तो अब मैं कंटिन्यू करूंगा ही। काफी दिन से ये भी सवाल है कि सारे सब्जेक्ट का वीडियो आ रहा था गुरुदेव, और जो है ये अंग्रेजी का आप काहे वीडियो नहीं डाल रहे थे, तो बेटा कुछ व्यस्त होने की वजह से आपके जो है वीडियोस नहीं जा पा रही थी। अब एकदम भौकाल के साथ हम लोग मचाएंगे और बढ़िया वीडियो वगैरह आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। लेकिन भैया इतना मेहनत किया जा रहा है तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है एकदम भौकाल के साथ में जो हमारा वीडियो है ना, जितना भी वीडियो आता है आप लोग देखते हो उसको लाइक जो है करिए एकदम भौकाल के साथ में, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर मेरे बच्चों। हाँ, तो आप लोग हमसे एक जगह और जुड़ सकते हैं भैया, जैसे आपको किसी भी सब्जेक्ट की जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो एक काम और कर सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए। आप वो काम क्या है भैया, तो अगर आपको भैया ये जो पीडीएफ नोट्स है ना, अगर आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, अगर इंग्लिश हो गया, अभी बायो की क्लास नहीं आ रही लेकिन बायो की भी क्लास आने लगी, तो उन सभी की पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो आप क्या करें मेरे बच्चे, पीडीएफ नोट्स के लिए, पीडीएफ नोट्स के लिए आप भौकाल मचाते हुए क्या करें, हमारा जो ये टेलीग्राम चैनल है ना, इस पे जाकर के भैया ज्वाइन हो जाइए हमसे, ताकि आपको सारे जो भी कंटेंट यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं और जो भी आपको कहने का मतलब जो ये वीडियोस में आपको पीपीटी वगैरह हम लोग यूज करते हैं, सॉल्व करके आपको पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह बताते हैं, अगर इसको आप चाहते हैं ना तो ये सारी चीजें आपको जो है कहाँ मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पर हमारे। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है बेटा, कैरियर एकेडमी कुंडा। जब आप उस पे डालेंगे तो आपको इसका इस तरीके का लोगो देखने को मिल जाएगा और उसमें जाकर आप हमसे जुड़ जाइएगा, जिसके द्वारा आपको भैया हमारे इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में पढ़ाए हुए जो कंटेंट हैं टीचर्स के द्वारा आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे मेरे बच्चा। अब भैया अब तो भैया आप लोग वीडियो देखने के बाद में आपको मजा आया कि नहीं, कैसा लगा वीडियो, आज फीडबैक जरूर दीजिएगा, है ना, क्योंकि काफी दिन से हम अपने बच्चों से जुड़ नहीं पा रहे थे और बहुत मिस कर रहे थे जी, आप लोग को बहुत ही मिस किया जा रहा था कि हमारे जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो कह रहे हैं सर आप वीडियो लाइए, सारे सब्जेक्ट की वीडियो आ रही, इंग्लिश की नहीं आ रही, तो भैया आप भौकाल के साथ में आपके साथ में अंग्रेजी की भी वीडियो आएगी, है कि नहीं बच्चा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और भैया ऐसे ही अपना सपोर्ट बरकरार रखिए। और भैया बोर्ड एग्जाम आने वाला है तो आनंद मत लीजिए और बढ़िया से एकदम चौचके पढ़ाई करिए, है कि नहीं। तो और बाकी आप लोग समझदार हैं। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे दोस्तों, लव यू सो मच मेरे बच्चों।